और आइए अब खबरें आपको बता देते हैं विस्तार से। देखिए, यूपी में चुनाव है, इसलिए सियासी बयानबाजियों का दौर भी बहुत तेज है। उत्तर प्रदेश की चुनावी जंग में सभी राजनीतिक दल अब अपने अपने तरकश के हर तीर आजमा लेना चाहते हैं और इस चुनाव में टोपी, लुंगी और ना जाने किन किन चीजों की चर्चा हो रही है। लाल टोपी के बाद अब काली टोपी की भी एंट्री हो गई है। पूरा यूपी भली भांति जानता है कि लाल टोपी वालों को लाल बत्ती से मतलब रहा है और इसलिए याद रखिए, लाल टोपी वाले यूपी के लिए रेड अलर्ट है। रेड अलर्ट यानी खतरे की घंटी है। गोरखपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये लाल टोपी वाला बयान अभी बीजेपी और समाजवादी पार्टी में जुबानी जंग का मुद्दा बना ही था कि यूपी की सियासत में काली टोपी की भी एंट्री हो गई। आम आदमी पार्टी के नेता और यूपी में केजरीवाल की पार्टी के झंडा बरदार संजय सिंह ने पीएम मोदी की एक तस्वीर ट्वीट की, जिसमें वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की काली टोपी पहने हुए हैं और इस तस्वीर के साथ उन्होंने लिखा, मोदी जी, काली टोपी वालों का दिल और दिमाग दोनों काला होता है। संजय सिंह के इस ट्वीट के दो मतलब निकलते हैं। एक तो ये कि वो पीएम मोदी के इस बयान पर पलटवार करके यूपी में अपनी मौजूदगी दर्ज कराना चाहते हैं और दूसरा ये कि आम आदमी पार्टी इस चुनाव में अखिलेश यादव के साथ गठबंधन करने के लिए आतुर है कि लाल टोपी वालों को, क्योंकि पीएम मोदी ने लाल टोपी वाला बयान तो समाजवादी पार्टी के लिए दिया था, लेकिन संजय सिंह अपने ट्वीट में ये संदेश देना चाहते हैं कि बीजेपी के खिलाफ लड़ाई में वो भी अखिलेश के साथ है। लाल टोपी वाले यूपी के लिए रेड अलर्ट है। रेड अलर्ट यानी पीएम मोदी ने लाल टोपी को यूपी के लिए रेड अलर्ट बताया तो अखिलेश ने इसका करारा जवाब दिया। उन्होंने ट्वीट किया, भाजपा के लिए रेड अलर्ट है महंगाई का, बेरोजगारी बेकारी का, किसान मजदूर की बदहाली का, हाथरस, लखीमपुर, महिला व युवा उत्पीड़न का, बर्बाद शिक्षा, व्यापार व व्यवस्था का। और इसी के साथ ये भी लिख दिया कि ये लाल टोपी ही इस बार बीजेपी को सत्ता से बाहर करेगी। उत्तर प्रदेश की यहाँ महिलाओं ने, किसानों, युवाओं ने तय कर लिया है कि उत्तर प्रदेश में रेड अलर्ट कर दिया सबने कि अब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आने देंगे। समाजवादी पार्टी अपनी लाल टोपी का मतलब अपने मुताबिक समझा रही है। इसे लेकर समाजवादी पार्टी ने एक गाना भी जारी कर दिया है। तो आप देख ही रहे कि उत्तर प्रदेश में चुनावी हवा रोज बदल रही है, रोज बड़ी बड़ी सभाएं हो रही हैं, रोज मुद्दे उछाले जा रहे हैं। क्या फर्क पड़ रहा है, इसे जानने की कोशिश हम करते हैं हमारे सर्वे में। ताजा ओपिनियन पोल में 7,509 लोगों की राय ली गई है। एबीपी न्यूज और सी वोटर ने जाना कि 24 घंटे में कितना बदला उत्तर प्रदेश के वोटरों का मूड। आप भी देखिए। देवतुल्य लोगन के हम प्रणाम करत बानी। इस बार किसानों का इंकलाब होगा और 22 में बदलाव होगा। तो अब बिना वक्त गवाए वो सबसे बड़ा सवाल जिसका आपको इंतजार है, और वो सवाल सीधे सत्ता से और सत्ता के चेहरे से जुड़ा हुआ है। वो सवाल क्या है, जरा रख देते हैं आपके सामने। उत्तर प्रदेश में सीएम की पसंद कौन, ये वो सबसे पहला सवाल है जो आपके सामने है। यूपी में सीएम की पसंद कौन, आप देख सकते हैं योगी आदित्यनाथ बाजी मारते हुए 44% लोगों की पसंद उत्तर प्रदेश में सीएम के तौर पर योगी आदित्यनाथ हैं। उनसे बहुत पीछे लेकिन दूसरे नंबर पर काबिज अखिलेश यादव 31% पर दूसरे नंबर पर बने हुए हैं। वहीं मायावती 15%, प्रियंका गांधी वाड्रा 4% और जयंत 2%। लेकिन यहां लोकप्रियता के मामले में कोई भी दूर दूर तक टक्कर देता हुआ नजर आ नहीं रहा। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में सीएम के तौर पर पहली पसंद बने हुए हैं। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल, और दूसरा सवाल
क्या लगता है उत्तर प्रदेश में कौन जीतेगा? इस सवाल का जवाब आप देख लीजिए। 48% लोगों का मानना है कि बीजेपी जीतेगी, 29% समाजवादी पार्टी की जीतने की बात कर रहे हैं, 9% कह रहे हैं बीएसपी जीतेगी, कांग्रेस 7%, 3% अन्य। और बड़ी बात यह कि कल भी हमने डेली ओपिनियन पोल में यह सवाल आपको दिखाया था, कल के मुकाबले आज आंकड़ा बिल्कुल नहीं बदला है, जस का तस। मतलब बीजेपी की जीत। कल भी 48% लोग कह रहे थे कि बीजेपी जीतेगी और आज भी आंकड़ा वहीं पर है, 48% लोग कह रहे हैं कि बीजेपी जीतेगी। और अब अगले सवाल का रुख कर लेते हैं जरा। इस सी वोटर के सर्वे में जो अगला सवाल हम लोगों के बीच लेकर गए वो ये कि सीएम योगी का कामकाज कैसा लगा आपको? अब इस पर आप देख लीजिए। आज का आंकड़ा अच्छा कहने वाले 43%, औसत कहने वाले 21%, खराब कहने वाले 36%। और कल का आंकड़ा भी आपके सामने है। तो कल और आज में किसी तरीके का कोई बदलाव है नहीं। अच्छा कहने वाले कल भी 43% थे, आज भी 43% हैं। तो यूपी में सियासी हलचल जो कि लगातार बढ़ती जा रही है और आज का दिन देखिए इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि आज जहां एक तरफ प्रियंका गांधी यूपी में महिलाओं के लिए घोषणा पत्र जारी करने जा रही है, तो योगी आदित्यनाथ आज मथुरा के लोगों को सौगात देने वाले हैं। यूपी की सियासत में पिछले कुछ दिनों से जिस मथुरा को लेकर लगातार बयानबाजी हो रही है, वहां योगी आदित्यनाथ के दौरे से ठीक पहले योगी के एक मंत्री ने विवादित बयान दे दिया है। आक्रमणकारी मुसलमानों के द्वारा मंदिरों को ध्वस्त करके मस्जिदों का स्वरूप दिया गया था, उसमें से अयोध्या जहां रामलला का जन्म हुआ था, वहां जिस प्रकार से मस्जिद का स्वरूप दिया गया था वो हर हिंदू के सीने में सूल की तरह चुभता था। वैसे मथुरा पर हो रही बयानबाजी के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मथुरा पहुंच रहे हैं। योगी यहां पर 201 करोड़ की लागत लेकर जा रहे हैं, जिसमें वो 196 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ पहली बार मॉन्ट में जनसभा को संबोधित करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद अब मार्च में वो पहली बार पधार रहे हैं, इसलिए उनका हार्दिक वंदन, अभिनंदन, नमन है। हर आदमी योगी दर्शन करना चाहता है, उनका उद्बोधन सुनना चाहता है, बड़ा हर्ष और उल्लास है। योगी आदित्यनाथ दोपहर 12 बजे के आसपास जिस वक्त मथुरा में होंगे, उसी वक्त लखनऊ में प्रियंका गांधी पार्टी का घोषणा पत्र जारी करेंगी। प्रियंका गांधी आज जो घोषणा पत्र जारी करेंगी वो महिलाओं के लिए होगा। कांग्रेस ने इसे कांग्रेस की प्रतिज्ञा कहा है। प्रियंका गांधी ने पहले ही ऐलान किया था कि यूपी में कांग्रेस 2 घोषणा पत्र जारी करेगी, एक पूरे प्रदेश के लिए और एक अलग से महिलाओं के लिए। इसी वादे के तहत वो आज महिलाओं को लुभाने के लिए कई चुनावी वादों का ऐलान कर सकती हैं। वो पहले अपना आजमगढ़ संभालें, उसके बाद पूरे यूपी की बात करेंगे। पहले वो आजमगढ़ में उनको हम लोग चुनौती देंगे, जो उनकी लोकसभा है। उसके बाद पूरे यूपी को वो देखें। एक जाति को लेके आप कोई चुनाव नहीं जीत सकते। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ वाले नारे के साथ चुनावी मैदान में उतरी प्रियंका गांधी पहले ही महिलाओं के लिए 40% सीट आरक्षित कर चुकी हैं। सरकार के प्रस्ताव पर एक लंबी बैठक के बाद संयुक्त किसान मोर्चे ने आंदोलन खत्म करने से फिर से इनकार कर दिया। सरकार के प्रस्ताव में अपनी शर्तें जोड़कर वापस भेज दिया। अब सवाल है कि क्या सरकार किसान नेताओं की ये शर्तें मानती है? ये निश्चित तौर पे जब तक पूर्ण जीत नहीं हो जाती तब तक जो है आंदोलन जारी रहेगा। तो सारे के सारे लोग खड़े होते सरकार होंगे तो चिट्ठी पकाते, हम होंगे तो पकाते, मिल रही नहीं। देखिए, 3 संशोधन जब तक नहीं होंगे तब तक संतोष, पूरा संतोष होना हमारी संभव है। बात फिर अटक गई। इस बार तो आंदोलन वापसी का फैसला कुछ शब्दों पर आकर अटक गया। आंदोलन एक दिन और खिंच गया। सवाल किया है कि कल समाप्ति हो सकती है, ऐसी हम कोई गारंटी नहीं दे रहे हैं। अगर सरकार रहती बातें सारी मानेगी तब वो होगा। संयुक्त किसान मोर्चा ने सरकार के प्रस्ताव की कॉपी एबीपी न्यूज के साथ साझा की है। इस कॉपी में 5 बिंदु हैं, जिसमें एमएसपी, किसानों पर दर्ज केस, मुआवजा, इलेक्ट्रिसिटी बिल और पराली का मुद्दा है। लेकिन सरकार और किसानों के बीच पेच कहां फंसा, ये समझिए। सरकार का कहना है कि किसान पहले आंदोलन खत्म करें, फिर मुकदमे वापस होंगे, लेकिन किसानों को सरकार की ये शर्त मंजूर नहीं। जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है कि ये ड्राफ्ट शर्त के साथ है।
इसमें शर्त है कि पहले आंदोलन वापिस हो, उसके बाद मुकदमे वापिस होंगे, जिसके ऊपर हमारा बड़ा सवाल है। सरकार एमएसपी पर केंद्र, राज्य कृषि विशेषज्ञों और किसानों की कमेटी बनाने की बात कह रही है, लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा की शर्त है कि कमेटी में कृषि कानून के समर्थक न हो और किसान प्रतिनिधि के तौर पर सिर्फ संयुक्त किसान मोर्चा के लोग हो। एमएसपी पर गारंटी के कानून को लेकर केवल एक ही विषय है कि चूंकि पीएम ने घोषणा की है उसकी कि हम इसकी कमेटी बनाएंगे और इसमें जीरो बजट भी रहेगा, ये भी रहेगा, तो हम ये सब नहीं चाहते। और अन्य संगठन भी रहेंगे, उनके साथ एसकेएम भी रहेगा। तो अन्य संगठन वो जो आंदोलन के खिलाफ खड़े थे, अगर वो रहेंगे तो कमेटी का कोई औचित्य नहीं होगा। इसलिए एसकेएम के ही लोग रहें, ऐसी कमेटी बनाई जाए। साइंटिस्ट रहेंगे, राज्यों की सरकारों के प्रतिनिधि रहेंगे, केंद्र सरकार रहेगी, ये तमाम लोग रहेंगे। सरकार ने आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों के परिवारों को मुआवजे पर सैद्धांतिक सहमति दे दी है, जबकि किसान पंजाब मॉडल के तहत 5 लाख का मुआवजा और नौकरी मांग रहे हैं। मुआवजे वाला जो मुद्दा है उसमें हम स्पष्ट चाहते हैं कि आर्थिक सहायता कितनी और नौकरी कौन सी, हम उसमें कोई गोलमाल जवाब नहीं चाहते। पराली, बिजली बिल, लखीमपुर कांड जैसे मुद्दों पर भी किसानों की कुछ मांगे हैं। संयुक्त किसान मोर्चे ने अपनी मांग सरकार को भेज दी है और आज किसानों को सरकार के जवाब का इंतजार है। एक बार फिर बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं नमस्ते भारत। पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन की तैयारियां अपने अंतिम चरण में है। 13 दिसंबर को पीएम मोदी काशी आ रहे हैं और जब वो काशी की जनता को ये सौगात देने जा रही है, बीजेपी ने भव्य काशी दिव्य काशी कार्यक्रम को देश के हर हिस्से तक पहुंचाने के लिए बेहद भव्य तैयारियां की है। क्या है काशी की तैयारी और यहां से क्या संदेश देने की कोशिश की जा रही है, देखिए हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट में। वो दिन अब ज्यादा दूर नहीं जहां शिव की नगरी काशी अपनी अलग आभा से जगमगाएगी। वो दिन अब दूर नहीं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। इस आयोजन को लेकर वाराणसी में इस वक्त जो तैयारियां चल रही हैं, वो तो देखने लायक है ही, लेकिन इसकी जो रूपरेखा तैयार की गई है वो भी अभूतपूर्व है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 दिसंबर को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा देश भर से 3000 संत और गणमान्य व्यक्ति शामिल होंगे। ये कार्यक्रम करीब 10 दिनों तक चलेगा। पूरी काशी को दुल्हन की तरह सजाया जाएगा, जैसे भगवान श्री राम के लंका से अयोध्या वापसी के समय दीपावली मनाई गई थी, वैसे ही काशी में दीपावली मनाई जाएगी। भारतीय संस्कृति में ऐसे बड़ा हिस्ट्री है। बहुत लोग इस हिस्ट्री को डिस्ट्रॉय करने के लिए हजारों साल से प्रयास किया है, मगर वो कर नहीं पाए। उस मंदिर को आज एक अच्छे तरीके से बनाए। 13 तारीख को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इस मंदिर में पहला पूजा करेंगे। काशी का ये उत्सव सिर्फ बनारस में रहने वाले लोग ही नहीं, देश के दूसरे हिस्से में रहने वाले लोग भी लाइव देख सकेंगे। यूपी के 27,000 जगहों पर ये कार्यक्रम लाइव दिखाया जाएगा। इसे लेकर आज से कई तरह के कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे। आज से बीजेपी शासित प्रदेशों में संवाद कार्यक्रम होगा। कल यानी 9 दिसंबर को भव्य काशी दिव्य काशी का कार्यक्रम होगा और प्रभात फेरी निकाली जाएगी। 10 तारीख को भी सभी मंदिरों में स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। 13 दिसंबर के बाद 5 लाख घरों में बाबा विश्वनाथ का प्रसाद पहुंचाया जाएगा। 17 तारीख को देश भर के महापौर का सम्मेलन होगा। 23 दिसंबर को जैविक खेती पर सम्मेलन का आयोजन होगा। दरअसल बीजेपी ने काशी को चुनावी रणनीति का केंद्र बनाने का फैसला किया है। यही वजह है कि यहाँ बीजेपी शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों का जमावड़ा होने जा रहा है। 13 तारीख की शाम को बीजेपी के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन होगा, जो अगले दिन भी चलेगा। इसमें पीएम मोदी सभी मुख्यमंत्रियों को गुड गवर्नेंस का मंत्र देंगे और इसी के बहाने यूपी को एक संदेश देने की भी कोशिश होगी कि बीजेपी का फोकस विकास और सुशासन पर है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है और इसलिए इस आयोजन को भव्य बनाने की जबरदस्त तैयारियां चल रही हैं। 13 दिसंबर को पीएम मोदी जब काशी आएंगे तो प्रधानमंत्री बनने के बाद ये उनका 29वां वाराणसी दौरा होगा। इस कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद सारी तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। ये काशी के उमराह का स्ववर वेद महामंदिर धाम है। लगभग 80,000 वर्ग फीट में फैले इस मंदिर का आकार कमल का है।
पीएम मोदी काशी यात्रा के दौरान स्ववर वेद महामंदिर धाम भी जाएंगे और विहंगम योग समाज के वार्षिकोत्सव में शामिल होंगे। इस मंदिर में 7 मंजिलें हैं जो योग साधना के लिए बनाई जा रही हैं। प्रधानमंत्री जब काशी जाएंगे तो इस मंदिर की इन्हीं आकृतियों को देखेंगे। इन तमाम तैयारियों को देखकर इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि पीएम मोदी का ये काशी दौरा बेहद खास होने वाला है। जम्मू कश्मीर के शोपिया में आतंकियों में से सुरक्षा बलों की माफ कीजिएगा मुठभेड़ हो गई है और ये मुठभेड़ अभी भी जारी है। चकटोलन इलाके में 2 से 3 आतंकियों को घेरा जा चुका है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जम्मू कश्मीर के शोपिया में आतंकियों से सुरक्षा बलों की मुठभेड़ जारी है। चकचोलन इलाके में 2 से 3 आतंकियों को घेरा जा चुका है और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ आसिफ हमारे साथ जुड़ गए हैं। आसिफ, अभी क्या चल रहा है? मुठभेड़ अभी भी जारी है, बताया जा रहा है 2 से 3 आतंकियों को घेर रखा है अभी सुरक्षा बलों ने। बिल्कुल, देखिए सुरक्षा बलों को जो जानकारी मिली थी उसके अनुसार 2 से 3 लश्कर तैयबा या टीआरएफ से जुड़े हुए मिलिटेंट्स के गांव में होने की खबर थी, जिसके बाद यहां पे रात में ही कॉर्डन लगा दिया गया था। सुबह तड़के सुरक्षा बलों ने उस दर को घेरे में लेकर यहां अंदर छुपे मिलिटेंट्स को सरेंडर करने का ऑफर दिया था, लेकिन उनकी तरफ से फायरिंग किए जाने के बाद दोनों ओर से अब लगातार गोलीबारी जारी है। सुरक्षा बलों का ये कहना है कि उनके पास पुख्ता जानकारी है कि टीआरएफ से जुड़े 3 मिलिटेंट इस इलाके में मौजूद थे और अब ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि क्या तीनों अभी भी घर में मौजूद हैं या 2 मिलिटेंट अंदर हैं, क्योंकि फायरिंग की आड़ में मिलिटेंट्स के भागने की भी संभावना की बात की जा रही है। हालांकि दोनों ओर से इस समय भी गोलीबारी जारी है। जी ठीक है, शुक्रिया आसिफ, आपका आगे भी नजर इस खबर पर बनाकर रखिएगा। आगे डिटेल्स के लिए आपके पास फिर से लौटेंगे। आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी खबर आपको दे देते हैं। डेल्टा से ज्यादा संक्रामक है ओमिक्रॉन, ये तो आप जान ही रहे हैं। वैज्ञानिकों से बात करने के बाद ये दावा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने किया है। जॉनसन के मुताबिक शुरुआती संकेतों से पता लग रहा है कि ओमिक्रॉन तेजी से फैलता है। जॉनसन के मुताबिक ओमिक्रॉन से सतर्क रहना जरूरी है क्योंकि अभी ओमिक्रॉन के बारे में ज्यादा स्टडी सामने नहीं आई है। तो बोरिस जॉनसन ने भी इस बात की तरफ इशारा किया है कि इस तरह के संकेत मिल रहे हैं कि ओमिक्रॉन ज्यादा खतरनाक यानी ज्यादा संक्रामक है। देखिए, कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से एक बार फिर दुनिया दहशत में है। वजह है इसके साथ आने वाले खतरे से जुड़ी जानकारी पर अभी असमंजस होना। क्या ओमिक्रॉन के चलते कोरोना की तीसरी लहर आएगी? क्या फिर हजारों लाखों इंसानों की जान जाएगी? ये सब ऐसे सवाल हैं जिस पर असमंजस कायम है, क्योंकि ओमिक्रॉन को लेकर अभी ज्यादा स्टडी नहीं हुई है। पर इसे लेकर अब धीरे धीरे जो रिपोर्ट सामने आ रही है वो थोड़ी राहत देने वाली है। ओमिक्रॉन का संक्रमण तेज गति से होता है। कम वक्त में ये दुनिया के करीब 40 देशों में फैल चुका है। ये बात तो आपने अब तक सुनी होगी, लेकिन क्या ये वायरस अक्टूबर 2020 में भारत में पैदा हुआ डेल्टा वेरिएंट जैसा जानलेवा भी है? ओमिक्रॉन को लेकर फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है और अब इसका जवाब भी सामने आने लगा है। एक्सपर्ट से लेकर ओमिक्रॉन संबंधित मरीजों का इलाज कर रहे डॉक्टरों की ओर से भी अमेरिका के टॉप के साइंटिस्ट में शुमार डॉक्टर फाउची ने बड़ा बयान दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के मुख्य सलाहकार डॉक्टर एंथोनी फाउची ने कहा है कि कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की गंभीरता को आंकने में अभी कुछ और हफ्ते लगेंगे, लेकिन शुरुआती संकेत बताते हैं कि ये पहले के वेरिएंट के मुकाबले ज्यादा खतरनाक नहीं है। ये उनसे हल्का और निश्चित रूप से डेल्टा वेरिएंट से ज्यादा गंभीर नहीं है। ये सुझाव है कि ओमिक्रॉन कम गंभीर हो सकता है। ये तो राहत देने वाली बात है, लेकिन ओमिक्रॉन के संक्रमण की तेजी चिंता पैदा करने वाली है। दक्षिण अफ्रीकी सेंटर फॉर एपिडेमियोलॉजिकल मॉडलिंग एंड एनालिसिस की डायरेक्टर जूलियट पुलियम ट्विटर पर कह चुकी हैं, ओमिक्रॉन से आने वाली लहर डेल्टा की तुलना में बहुत तेज होगी और ओमिक्रॉन के संक्रमण को जो बात और ज्यादा खतरनाक बनाती है वो इसके मरीजों में पाए जाने वाले लक्षण, जो कि बहुत हल्के होते हैं या तो बिल्कुल एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। जयपुर में मिले ओमिक्रॉन के 9 संक्रमितों का इलाज कर रहे डॉक्टरों की बात सुनिए। टेम्परेचर डाउन के साथ में इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस के केसेस ओपीडी में आ रहे हैं, सर्दी जुकाम खांसी के केसेस ओपीडी में आ रहे हैं। तो हो सकता है ये वायरस ऐसे ही सिम्टम्स के साथ में फैमिली में एंटर करे, तो आपको थोड़ा सा विजिलेंट रहना है। RUHS हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर सुधीर सिंह की बात बहुत अहम है, क्योंकि ओमिक्रॉन के संक्रमण को उसके लक्षण से पहचानना मुश्किल है।
स्ट्रेन टोटली अब डायग्नोस हो चुका है कि ये ओमिक्रॉन है। शुरू से लेके अब तक इनके जहाँ तक सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो सिम्टम्स शुरू से ही नहीं रहे, ये टोटल एसिम्टोमेटिक रहे हैं। न कोई फीवर की हिस्ट्री थी, न कोई इनके सोर थ्रोट की हिस्ट्री थी, न कोई सांस लेने में दिक्कत। राजस्थान में एक ही दिन में मिले 9 संक्रमितों के बाद प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में दहशत बढ़ गई थी। लेकिन डॉक्टर सुधीर सिंह भी ये कहते हैं कि रिसर्च में ये बात सामने आ रही है कि वैक्सीनेटेड लोगों पर इसका असर कम हो रहा है। तो राजस्थान के बड़े मेडिकल कॉलेज सवाई मानसिंह कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर सुधीर भंडारी के मुताबिक ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित मरीजों के अस्पताल में भर्ती होने की संभावना कम है, घर पर ही इलाज मुमकिन है। देखिए, देश के बड़े बड़े अस्पतालों में कहीं ओपीडी सेवा बंद है तो कहीं इमरजेंसी सेवा भी, और ये सब तब हो रहा है जब कोरोना के नए वेरिएंट यानी कि ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ गया है। हड़ताल पर अड़े रेजिडेंट डॉक्टर इन सब के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं तो सरकार डॉक्टर्स को, और इन सब के बीच मरीजों की मुसीबत बढ़ गई है जो बिना इलाज के ही अस्पताल से लौटने को मजबूर है। कोरोना काल में ये हालात भी मरीजों की जान ले सकते हैं। काउंसलिंग नहीं कराओगे तो काउंसलिंग नहीं कराओगे तो देश की राजधानी दिल्ली से लेकर राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के कई शहरों के अस्पतालों में मरीजों की मुश्किल बढ़ी हुई है। दिल्ली में आरएमएल, सफदरजंग हॉस्पिटल, लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल जैसे बड़े अस्पतालों में डॉक्टरों की हड़ताल से हालात गंभीर हैं। हड़ताल की वजह है नीट की पीजी 2021 की काउंसलिंग में होने वाली देरी। आपको बता दें कि पीजी कोर्स मास्टर ऑफ सर्जरी और डॉक्टर ऑफ मेडिसिन जैसी पढ़ाई के लिए होता है। डॉक्टरों की हड़ताल के बीच मरीजों को अस्पताल से लौटना पड़ रहा है, पर इस मुसीबत के बीच तेलंगाना के डॉक्टरों ने अच्छा फैसला किया है। कोरोना केस बढ़ने की खबर के बीच तेलंगाना के जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन ने हड़ताल खत्म कर आज से ड्यूटी पर लौटने को लेकर एक प्रेस रिलीज जारी किया। लेकिन बाकी राज्यों में बड़े बड़े अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर कायम हैं और 2 दिनों से अपनी मांग मनवाने पर अड़े हैं। हड़ताल का आह्वान करने वाले फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन का कहना है कि मांग मानी नहीं गई तो स्वास्थ्य मंत्रालय के ऑफिस तक मार्च किया जाएगा। तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री से हस्तक्षेप की मांग की है। हर अस्पताल है, वहाँ पर जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं उनको बहुत ही ओवरबर्डन और एग्जॉस्शन का सामना करना पड़ रहा है। वो 36 घंटे लगातार एक समय में काम करते हैं, उसके बाद जाके उन्हें 4-5 घंटे सोने का मौका मिलता है और उसके बाद दोबारा उन्हें ड्यूटी पे आना पड़ता है। एक हफ्ते में 80 से 100 घंटे वो काम कर रहे हैं और ऐसे में आप खुद ही सोच सकते हैं कि वो मरीज की केयर किस तरह से कर पाएंगे जब वो खुद ही इतना एग्जॉस्टेड होंगे, इतना ओवरबर्डन होंगे। गुजरात के अहमदाबाद में भी करीब 1000 रेजिडेंट डॉक्टरों ने भी मंगलवार को हड़ताल किया। डॉक्टरों का कहना है कि पीजी कोर्स की काउंसलिंग में होने वाली देरी के चलते नए छात्रों को प्रवेश में देरी हो रही है और सिविल अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी हो रही है। पहले से ड्यूटी पर तैनात रेजिडेंट डॉक्टरों पर वर्कलोड बढ़ रहा है। राजस्थान के जयपुर, कोटा, बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर जैसे बड़े शहरों में रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर हैं, लेकिन मेडिकल कॉलेजों के पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में दाखिले के लिए काउंसलिंग न हो पाने की असल वजह है सरकार की नई आरक्षण नीति को कानूनी चुनौती। सरकार ने इस साल से मेडिकल के पीजी कोर्स में 27% ओबीसी और 10% आर्थिक रूप से कमजोर तबके के छात्रों को आरक्षण का फैसला लिया है और इसी नीति को अलग अलग याचिकाओं के जरिए सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। राजधानी दिल्ली के लिए आज खुशखबरी है। प्रदूषण के स्तर में बड़े दिनों बाद सुधार आया है। प्रदूषण का आज का जो AQI लेवल है वो 235 है। ठंड भी बढ़ रही है धीरे धीरे। ऐसे में हवा की गुणवत्ता भी राजधानी दिल्ली के लिए राहत की सांस जैसी है। प्रदूषण को लेकर के तमाम मीटिंग्स होती रही, तमाम तरीके से कोशिशें होती रही और अब जाकर के नतीजा दिखना शुरू हुआ है। राजधानी दिल्ली के लिए आज पर्यावरण से जुड़ी खुशखबरी है। एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत दिनों बाद 250 से भी नीचे आ गया। हम आपको अभी का एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी हवा की गुणवत्ता बता देते हैं। तो हवा की गुणवत्ता अभी पुअर यानी कि खराब श्रेणी में है। 235 है इस वक्त AQI। लेकिन ये बहुत बड़ी खुशखबरी है दिल्ली NCR के लिए, क्योंकि इस वक्त खासतौर से ठंडियों के मौसम में कभी भी AQI
इतना नीचे नहीं आता है। और तमाम कोशिशें लगातार चल रही थी, कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, मीटिंग चल रही थी, उसके बाद से तमाम टास्क फोर्स बनाए गए, फ्लाइंग स्क्वाड दिल्ली में लेकर के आए और मौसम की तरफ से भी तमाम कोशिशें। हम आपको बता देते हैं कि जिस तरह से बारिश हुई उसके बाद से मौसम विभाग ने बताया था कि धीरे धीरे पर्यावरण यानी कि प्रदूषण का जो स्तर है उसमें गिरावट आएगी, धीरे धीरे प्रदूषण के स्तर में सुधार होगा। और साथ ही साथ एक और मौसम से जुड़ी बड़ी खबर है कि दिल्ली के मौसम में अब धीरे धीरे तापमान जो है, तापमान में गिरावट आ रही है। आज का जो मिनिमम यानी कि न्यूनतम तापमान है वो 11.4 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान यानी कि उच्चतम तापमान वो 25.1 डिग्री सेल्सियस जाने की संभावना है। इस वक्त तापमान 12 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि दिल्ली अपनी जिस ठंड के लिए मशहूर है वो धीरे धीरे आ रही है। दूसरी तरफ खुशखबरी ये भी है कि प्रदूषण जिससे राजधानी दिल्ली के लोग परेशान थे, तमाम बीमारियों की बातें थी, हेल्थ एडवाइजरी जारी की गई थी, उस प्रदूषण से भी अब धीरे धीरे राहत मिलने लगा है। कैमरा पर्सन राजेश कुमार के साथ निवेदिता शांडिल्य, एबीपी न्यूज दिल्ली। कि संसद में जिस तरह हर रोज हंगामा हो रहा है उसे देखते हुए आज फिर सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या आज सदन चल पाएगा या नहीं। सवाल इसलिए भी क्योंकि राज्यसभा से 12 विपक्षी सांसदों के निलंबन के खिलाफ विपक्षी दल अब लामबंद हो रहे हैं। देश की संसद में आज एक बार फिर सरकार और विपक्ष के बीच टकराव की आशंका नजर आ रही है, क्योंकि राज्यसभा में 12 विपक्षी सांसदों के निलंबन का विरोध कर रहे विपक्षी सांसदों ने आज दिन भर सदन का बहिष्कार करने का ऐलान किया है। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के मुताबिक राज्यसभा में विपक्ष के सभी सांसद आज गांधी मूर्ति पर प्रदर्शन में शामिल होंगे। ये सांसद सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक विरोध प्रदर्शन करेंगे। खड़गे ने लोकसभा में विपक्षी नेताओं से भी इस प्रदर्शन में समर्थन देने की अपील की है। अगर दोनों सदनों के विपक्षी सांसदों ने सदन का बहिष्कार किया तो साफ है कि संसद में आज काम होने की उम्मीद न के बराबर है। जब तक वो अंदर नहीं आएंगे, उनका सस्पेंशन रिवोक नहीं होगा, तब तक हमारी ये जो लड़ाई है ये चालू रहेगी। और हम लोकसभा के सदस्यों को भी अपील किए हैं कि जब भी उनको मौका मिलता है कि उस धरना में शामिल हो। सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले आज कांग्रेस संसदीय दल की बैठक है, जिसे कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी संबोधित करेंगी। ये बैठक सुबह 9 बजे संसद के सेंट्रल हॉल में होगी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी इस बैठक में शामिल होंगे। माना जा रहा है कि इसमें सरकार को घेरने की रणनीति पर चर्चा होगी। कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दल 12 सांसदों के निलंबन के खिलाफ लगातार आवाज उठा रहे हैं। इन सांसदों पर अनुशासनहीनता के लिए कार्रवाई की गई है और इस शीतकालीन सत्र के लिए निलंबित किया गया है। और वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी बिन कांग्रेस मोदी के खिलाफ मोर्चा बनाने का सपना बुन रही हैं और उसके लिए उन्होंने मुंबई का दौरा भी किया। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ममता एक्सप्रेस पटरी से उतर रही है और विपक्ष कांग्रेस के झंडे तले ही इकट्ठा हो रहा है। दिल्ली में राहुल गांधी और संजय राउत की बैठक के राजनीतिक मायने बड़े हैं। इसकी गूंज दिल्ली से लेकर मुंबई और कोलकाता तक सुनाई देगी। बैठक के बाद संजय राउत ने साफ कहा, कांग्रेस के बिना अगला फ्रंट संभव नहीं। हमने ये पहले से कहा है कि अगर कोई एक फ्रंट बनता है अपोजिशन का तो कांग्रेस के बिना वो संभव नहीं है। ममता बनर्जी जब मुंबई दौरे पर आई थी तो उन्होंने यूपीए के अंत का ऐलान कर दिया था। को लगता है कि शरद जी को आप यूपीए का नेतृत्व करना चाहिए, चेयरमैन बनाना चाहिए। अरे क्या यूपीए? अभी यूपीए नहीं है। यूपीए क्या है? यूपीए के अंत का ऐलान यानी तीसरे मोर्चे के जन्म की आहट। पर संजय राउत और राहुल गांधी की मुलाकात के बाद लग रहा है कि ममता के तीसरे मोर्चे की हवा निकल गई है। मैंने राहुल जी को कहा है कि आपको लीड लेना चाहिए, इस बारे में आपको आगे आकर इस बारे में खुलकर काम करना चाहिए। राहुल गांधी 27 और 28 दिसंबर को मुंबई का दौरा करने वाले हैं। इस दौरान राहुल गांधी उद्धव ठाकरे से भी मुलाकात कर सकते हैं। वहीं आज संजय राउत कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी से भी मुलाकात करेंगे। यानी शिवसेना कांग्रेस के नजदीक सरक गई है। इसके पीछे पवार का पावर गेम माना जा रहा है। पवार खुद तो नहीं आए, पर उनके सहयोगी नवाब मलिक ने ऐलान कर दिया कि वो विपक्ष को एक करने की कोशिश करेंगे। एक ही फ्रंट होगा, सत्ताधारी दल और विपक्ष। थर्ड फ्रंट, सेकंड फ्रंट, फोर्थ फ्रंट नाम की चीज हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि सत्ता के खिलाफ सभी विपक्षी दल इकट्ठा हो,
ये हमारी पार्टी की स्पष्ट भूमिका है। लेकिन टीएमसी कांग्रेस के नेतृत्व को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। टीएमसी के तेवर कांग्रेस के लिए और कड़े होते जा रहे हैं। पार्लियामेंट में आप विपक्षी एकता बनी रहेगी आपकी? नहीं, हम तो ये नहीं बोल रहे। हम तृणमूल विरोधी रहेगा, अपने ढंग से रहेगा। वहीं कांग्रेस भी टीएमसी पर पलटवार कर रही है। 20 अगस्त सोनिया गांधी जी की अगुवाई में 19 पार्टियों को जो वर्चुअल मीटिंग हुई थी उसमें भी ये पैरवी उनको हम करने देखे। इसलिए शायद किसी ने कहा होंगे कि आप एक तरफ पैरवी करते एकजुटता की, दूसरी तरफ बीजेपी के साथ आपस में तालमेल करके अब चलते हैं। ये बड़ा अजीब लगता है। ममता की कोशिश चुनाव से पहले तीसरे मोर्चे को खड़ा करने की है। ममता को यूपी में समाजवादी पार्टी, दिल्ली से आम आदमी पार्टी और महाराष्ट्र से शिवसेना से उम्मीद थी, पर शिवसेना ने ममता को झटका दे दिया और इससे ममता की कोशिशों को करंट लगना तय है। आखिर साइकिल को सवार मिल गया है, उसकी औपचारिक घोषणा भी हो गई है और ये मौका भी है और दस्तूर भी है। लेकिन इस कार्टून के अंदर जयंत किस हवा की बात कर रहे हैं? कहीं वो हवा तो नहीं जो कभी भी निकल जाती है, या वो हवा जो चंद घंटों में बदल भी जाती है? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।